नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे पीछे आप जो इतनी किताबें देख रहे हैं, उन किताबों को खींचने वाली जो एक शख्सियत है, वो हमारे साथ जुड़ रही है अभी जयपुर से। पर पिछले दिनों भारत से अमेरिका राष्ट्रपति पद के चुनावों और कोविड के चलते हुए भी साहस करके जो यात्रा उन्होंने अमेरिका की और कितने हजारों किलोमीटर, कितने सारे राज्यों की उनकी यात्रा और कितनी सारी मुलाकातें, वो सब एक पुस्तक के रूप में आ गए हैं। और इस पुस्तक के पीछे लेखक का जो चेहरा है वो आप तक पहले पहुंचाया जाए, उसके बाद अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश के बारे में चर्चा करते हैं। अविनाश कल्ला जी, स्वागत है आपका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। तो बहुत ही त्वरित गति से आपने ये जो पुस्तक लिखी है उसको पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी हुआ। उसकी चर्चा पे बाद में जाते हैं। पहले आप इस परिकल्पना के बारे में फिर से बताइए कि ये बड़ा असामान्य सा निर्णय है कि कोविड चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं और आप भारत से चल के अमेरिका आ जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ था कि ये कार्यक्रम बन गया? अशोक जी देखिए, ये आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये एक बड़ी रोचक घटना रही, पर मैं इसे ऐसा नहीं मानता। एक जर्नलिस्ट का काम होता है खबर तक पहुंचना। तो उस वक्त सितंबर अक्टूबर के महीने में पिछले साल दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। और तो वो आपके देश अमेरिका में हो रहे थे। फ्लाइट्स का आवागमन जारी था, मतलब पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। और जहां तक बात कोविड की करें तो कोविड हर जगह था। जयपुर जहां मैं रहता हूं वहां पे भी कोविड था, और अमेरिका जहां मैं पहुंचा वहां पे भी कोविड था। तो कोविड का खतरा दोनों जगह बराबर ही था। तो ये मैंने यही बात को जब इवैल्यूएट किया अपने घर पे, मैंने और मेरी वाइफ ने, तो यही था कि खबर जो है वो अमेरिका में है और वहां तक पहुंचना चाहिए। तो तो बस मैं यही आपके परिकल्पना थी और मैं वहाँ पहुँच गया। जी, तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आप न केवल पहुंचे बल्कि आपने बहुत सारे पाठकों को वहां तक पहुंचाया, चाहे वो भारत में रहने वाले पाठक हों या अमेरिका में रहने वाले, जहां तक वो स्वयं शायद कभी नहीं पहुंच पाते। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये रिपोर्टिंग मात्र नहीं है, ये किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। तो इसमें कहीं एक जो साहित्यकार है अविनाश कल्ला के भीतर छुपा हुआ, वो आम लोगों से बात करते हुए जो एक हल्का फुल्का भाव होता है वो भी छूता है। पर मुख्यतः आपने उसमें एक सूत्र पकड़ के रखा कि लोग चुनावों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उसको लेके आप इस निष्कर्ष तक जो पहुंचे कि एक बटा हुआ देश, वो हम आज आज भी देख रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जब आ गए उसके बाद में भी इम्पीच हुआ वगैरह। पर हम आपकी यात्रा की तरफ चलते हैं, जैसे कि जब तक रिजल्ट आया हुआ नहीं है। और तो सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली प्रतिक्रिया किन से बात करते हुए आपको लगी? अशोक जी, कई रोचक किस्से आए। मुझे याद है जब मैं आपके स्टूडियो में आया था और अपनी चर्चा हुई थी चुनावों को लेके, जब भी आपने ये सवाल पूछा था कि ये यात्रा क्यों, कैसे, और तब भी मैंने कहा मुझे बिल्कुल अमेरिका अलग सा दिख रहा है। एक रोचक किस्सा था जो मैं किताब की शुरुआत में भी लिखता हूँ और किताब के एंड में भी उसका ज़िक्र करता हूँ। जब मेरी आपके शहर में रहने वाले मेरे एक मित्र हैं, बेन वाइज़नर, जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के डायरेक्टर हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आई डोंट ट्रस्ट माय फेलो अमेरिकन्स। तो मुझे बड़ी चौंकाने वाली बात लगी कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो कि एक लॉयर है, एक बहुत बड़ी संस्था का डायरेक्टर है, वो ऐसी बात कैसे कह सकता है? और वहीं से मुझे ये एहसास आने लगा कि अमेरिका आज बहुत डिवाइडेड हो गया है। तो उन्होंने कहा मैंने पिछले चुनाव में भी जब लोगों से बात करी तो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नहीं था, पर जब नतीजे आए तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए। तो तब से मैंने अपने देशवासियों पे भरोसा करना छोड़ दिया। तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल राइट एट द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी बहुत ही एक शॉकिंग पॉइंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम अमेरिका की तरफ देखता है, पूरा दुनिया अमेरिका की तरफ देखता है जब भी अमेरिका के चुनाव होते हैं। और मैंने किताब में भी लिखा है कि व्हाट हैपेंस इन अमेरिका, वो हिंदुस्तान में 3 या 4 सालों बाद अडैप्ट होके काम में आता है।
तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि किस तरह अमेरिका इलेक्शंस में इन्वॉल्व होता है, क्या प्रोसेस रहता है? मैं सिर्फ़ इतनी सी चीज़ देखने के लिए आया था कि वहाँ के लोग चुनाव कैसे लड़ते तो हैं। ये भारत में बैठ के जब देखते हैं, तो हम चुनाव सिर्फ़ 5 जगहों से देखते हैं। आपका शहर न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफ़ोर्निया में सैन फ्रांसिस्को और नेवाडा में वेगास। इसके आगे का अमेरिका हमें पता ही नहीं होता। तो अभी जो आपकी किताब है उससे जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनको भी अमेरिका के बारे में बहुत कुछ मालूमात होगी, क्योंकि आप कई छोटे-छोटे शहरों में भी गए और आपने ये भी कहा कि जैसे 1000 से भी कम की आबादी है लेकिन वो पूरी तरह विकसित है। तो जो आपकी आँख से जब पाठक देखता है अमेरिका को, तो उसके कुछ नए पहलू उसके सामने उजागर होते हैं और राजनीतिक चर्चा से परे जो मुझे लगता है एक सामाजिक और जो प्राथमिकता के साथ एक पहचान इंडियन अमेरिकन्स की एक अमेरिकी ने आप तक पहुंचाई कि वो पैसों के पीछे अधिक हैं, वो जीवन को जीने की कला भूल रहे हैं, वो वाला जो प्रसंग है थोड़ा और खुलकर हमें बताएं। देखिए, ये प्रसंग कोई बहुत नया प्रसंग नहीं है और मैं ये ज़रूर कहूँगा आपने किताब पढ़ी है और आप भी एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो मैंने एक ही जगह किताब में स्टैटिस्टिक्स के साथ आकलन किया है, वो जब मैं भारतीय अमेरिकियों की पोज़ीशनिंग अमेरिकन इलेक्शंस पे बताता हूँ, तब मैंने वो ज़ाहिर की कि हम 1% ऑफ द इलेक्टोरेट से भी कम हैं, बट हम एक काफ़ी क्लाउट वाले हैं और हम बहुत इसमें प्राइड फ़ील करते हैं। तो ये हमारी एक जगह की पोजीशनिंग थी पर जो आप किस्सा बता रहे हैं वो हुआ था कोडी पे। जब हम कोडी से जा रहे थे वॉल की तरफ माउंट रशमोर की तरफ, तो मुझे 3 बाइकर्स मिले। तीनों मिडल एज थे, वो हमें एक जगह रुकते हैं और बात करते हुए जब इंडियंस देखते हैं तो वो कहते हैं, "तुम लोग या तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे काम कर सकते हो या बैंक में क्लर्क की नौकरी कर सकते हो और तुम लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए आते हो, तुम्हें जीना नहीं आता। और ये एक ऐसा जोक है जो अगर आप देखें कई अमेरिकी स्टैंड अप्स चाहे रसल पीटर्स हो या फ्लफी हो, उन्होंने इंडियंस का किरदार कुछ ऐसा ही बताया कि इंडियंस आर हार्मलेस पीपल। दे जस्ट नो हाउ टू वर्क ऑन कीबोर्ड एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। मैंने किताब में ये भी लिखा है कि हम हर चीज को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस आदमी ने जो क्लियरली बोला कि आप लोग जीना नहीं जानते, कोविड है तो क्या हुआ? तो मैंने कहा एक भारतीय तो आपके सामने खड़ा है अपने 2 साथियों के साथ जो जी भी रहा है और एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। कहता है तुम्हारी तादाद फिर भी बहुत कम है। यहाँ तो जो लोग रहते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो मुझे मुझे ये लग उस वक़्त सुन के अच्छा तो नहीं लगा कि मुझे हम लगता इतना है प्राइड लेते हैं जी, जी, मैं कि सोचता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगा वो बात तो सही है, लेकिन आपने जो उसको जिस सादगी के साथ में, जिस खूबी के साथ में लिख दिया एक प्रवाह में, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो आँखें खोलने वाला है। पर अच्छी और बात ये है कि आपको ऑफेंडिंग नहीं लगा। मुझे डर है कि कई अगर इंडियन अमेरिकन्स इस बुक को पढ़ेंगे या देखेंगे तो दे विल नॉट लाइक माय डिपिक्शन ऑफ देम। मुझे लगता है कि आपने अपनी तरफ से ईमानदारी बरती और आपने कई इंडियन अमेरिकन से भी बात की है और उसमें दोनों तरह के आपको मिले, रिपब्लिकन्स भी मिले, डेमोक्रेट्स भी मिले। आप जी, जी। का जो लेखनी के बारे में थोड़ी बात की जाए क्योंकि हम राजनीति पर कम और पुस्तक पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो जी। आपने जो इसमें अलग-अलग जैसे कोई चोटी बनाता है तो कुछ उसको जिस तरह से वीव किया जाता है, तो मेरी नज़र में आपने विचारों को साथ में रखा, संवेदना को साथ में रखा, हास्य को साथ में रखा, आत्मीयता को साथ में रखा और इसके साथ-साथ जो आपकी भाषा है, हालाँकि ये पहली पुस्तक आपकी है, पर उसमें एक रवानगी है जो कि पाठक को अपने साथ बहा ले जाती है। तो इस सब के पीछे बहुत अधिक सोच है। ये कैसे मुझे लगता है ये बहुत अभूतपूर्व किताब है इसकी मैं आपको बधाई देने के साथ जो अ, किताब लिखने के पहले क्या-क्या उसका जो स्ट्रक्चर होगा या इस पे काफ़ी चिंतन हुआ या ये सहज होता गया? नहीं, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ करी किताब की।
पर इसमें कोई चिंतन नहीं हुआ। मैंने किताब की शुरुआत में ये लिखा है कि मेरी हिंदी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है लिखने-पढ़ने की। मैंने अपना सारा करियर एज़ अ जर्नलिज़्म इंग्लिश में किया। पर मेरे मित्र हैं राजकमल के संपादक सत्यानंद निरुपम, और ये पूरा श्रेय उनको जाता है कि मैंने किताब समय पर लिख दी, और जिस तरह से लिखी मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था तो कि मैं अ, पुस जी, मैं आपको पुस्तक किस इंटरप्ट तरह करने लिखी जाए। जी, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सोचा कि जितनी मैं आपको श्रेय दे रहा हूँ, उसका आधा हिस्सा मैं आप जो आपके मित्र हैं, ये संपादन जिन्होंने किया है या प्रकाशक जो हैं, उनके नाम में मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, मैं सब कहता हूँ, ये सब सत्यानंद निरुपम है संपादक, और राजकमल प्रकाशन का भी धन्यवाद कि उन्होंने एक रिस्क लिया मेरे जैसे फर्स्ट टाइम राइटर पे इस सब्जेक्ट को लेके बुक लिखने का। तो ये उनका पूरा किया रहा है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या लिखना है। मैं जैसे-जैसे देखता गया, मैं वैसे-वैसे लिखता गया। एक जगह मैंने आपसे मुलाकात का भी उल्लेख किया है इस किताब में। जी, जी, तो आप जी। देख लीजिए, जैसे हम उस दिन मिले थे, मैंने वो का वो लिख दिया। मैंने इसमें कोई साहित्य नहीं लगाया, और इतना सरल लिखा कि जो मैं देखा वो मैंने बोल दिया। इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस किताब में मैंने अपने विचारों की कोई एडिटिंग नहीं करी। चूँकि अमेरिका मेरे लिए नया था, हालाँकि मैं तीसरी बार अमेरिका आया था, बट इतनी एक्सटेंसिव जर्नी पहली बार कर रहा था, और मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने नहीं, अपने आप को एक पेडेस्टल पे नहीं रखा। मैं मैं जैसे-जैसे देखता गया, मैं वैसे-वैसे लिखता गया। जी, मैं ना आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे दर्शकों तक ये भी पहुँचाऊँ कि ये किताब ऐसी है जैसे आपको कोई वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या इस प्रकार की फ़िल्में याद आ जाएँ क्योंकि 3 दोस्त हैं और 18,000 किलोमीटर की यात्रा पर वो एक नए देश में, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाते हैं। तो अविनाश की खूबी ये है कि वो जिस जगह जाते हैं, उस जगह की कुछ ऐसी बातें जो अगर आप जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहें तो उस हिसाब से भी उनके बारे में आप पढ़कर अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, वो भी मिल जाती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो आम अमेरिका के निवासी हैं, उनका जो स्टाइल है कम्युनिकेट करने का, तो एक जगह आपने 2 महिलाओं की मदद की और या कोई पेयर थे, उनको तीनों जनों ने आपने कुछ गट्ठर उठाए ताकि वो आपसे बात कर सकें। वो उसमें लगता है कि आप पूरी तरह जी रहे थे यानी आप एन्जॉय कर रहे थे उस समय में अमेरिका में होना और गति की आवश्यकता थी लेकिन आपके अंदर एक प्रकार का धैर्य सा भी था जिसको लेके आप उनके साथ इतना समय बिता पाए थे। तो वो घटना भी थोड़ा हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। देखिए, 2 चीज़ें थी। एक तो हमारे पास वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला कोई झगड़ा नहीं था, कि खबर अभी की अभी ब्रेक करनी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमने लोगों की मदद करी और उसके एवज़ में, तो अमेरिका के लिए पुरानी कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। सो हमारे पास भी देयर वर नो फ्री लंचेस। इफ वी कुडंट पे फॉर इट, वी हैड टू वर्क आवर वे टू अर्न दोज़ स्टोरीज़। तो हम रेनो में थे मेरे ख्याल से, जब हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे थे, तब हमें बीच में एक खेत दिखाई दिया जहाँ 3 लोग थे, और उनको वो उनकी जो उपज थी, उसके गट्ठर बना-बना के लोड कर रहे थे, और कोई नहीं था। तो हमने कहा इनसे बात करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, हमारे पास 3 घंटे हैं, और ये 80 गट्ठर हम 2 लोगों को इसमें लगाने हैं। तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम आपसे बात कर पाएँ। तो हमने कहा अगर हम आपकी मदद करें और आपका समय बचा लें, तो क्या उस बचे हुए समय में आप हमसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा ये काम ठीक है। तो ये ही बात उनको ठीक लगी, और हम लोगों ने 40-40 किलो के गट्ठर उठा के उसमें रखने शुरू किए, और काफ़ी मुश्किल था, पर हमने 1 घंटा कम लिया उनसे समय। 2 घंटे में हमने ये काम कर लिया। तो 1 घंटे बैठ के उन्होंने हमें अमेरिका में खेती किस तरह से होती है, वो समझाई। हाँ, हाँ। और क्या मतलब मैंने आज तक कभी अमेरिकी खेती के ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ा था, और ना मैंने इसके बाद बहुत ज़्यादा उस पे रिसर्च करी। जो एक किसान बता सकता है, वो बाकी ज्ञान नहीं बता सकता। तो मैंने उस किसान की आप बीती यहाँ पे लिख के दर्ज कर दी। ठीक उसी तरह हम एक जगह रास्ता भटक गए थे मिनियापोलिस से आगे जाते वक़्त।
तो हम एक स्टोर हाउस के बाहर रुके और वहाँ मैं अपना वीडियो ब्लॉग बना रहा था। अकील को भी बनाना था, तो हम जैसे ही अपने वीडियो ब्लॉग्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अ, वहाँ पे द्रोण ने 2 बहनें आई हुई थी, उनसे बातचीत शुरू करी, तो एक काफ़ी उम्रदराज़ थी, तो उसने कहा हम मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो हम लोग उनकी मदद करने लगे, हमने उनका सामान स्टोरेज में रखा और उसके एवज़ में उन्होंने हमसे बात करी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि वो दोनों अलग-अलग अ एंड्स पे हैं पॉलिटिकली, बट दे स्टिल लिव इन हार्मनी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम हिंदुस्तान में नहीं देखते। हिंदुस्तान में आप भी कई व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा होंगे। उनमें आपकी राजनीतिक लिंकेज और लीनिंग जिस तरफ होती है, उस हिसाब से बातचीत होती है, झगड़े हो जाते हैं। लोगों ने आपस में बात करना छोड़ दिया। हमने कहा ये अमेरिकियों से सीखना चाहिए। वो लोग झगड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात कही है, इसको लेते हुए मैं आपकी किताब के शीर्षक की तरफ जाऊँ, एक बटा हुआ देश, तो बँटा हुआ देश। फिर तो बटा हुआ नहीं है ना, मतलब विचारधाराएँ अलग-अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐक्य है, नहीं, ऐसा? ये आपने एक ही उदाहरण पिक किया जी। अशोक जी, पर मैं अगर आप याद कर रहे हो तो जब हमारी पहली बात शुरू हुई थी, मैं तब से कह रहा था कि अशोक जी मुझे अमेरिका काफ़ी डिवाइडेड दिख रहा है, काफ़ी स्कैटर्ड दिख रहा है और मुझे और मैंने ऐसे सच जी, मुझे ऐसे कन्फेस कर लेना चाहिए कि उस वक़्त मैंने इसको बाकायदा बुरा माना था और मैंने कहा कोई भी प्रजातंत्र होगा तो बँटा हुआ तो होगा ही, 2 तरह के विचार तो होंगे ही। बिल्कुल आपका कहना सही था, आप अपनी जगह सही थे, पर मुझे जो अमेरिका बाहर से दिखता था, यूनाइटेड स्टेट्स टेक्स प्राइड इन 4 थिंग्स जो मैंने उसमें अंत में लिखा है। फर्स्ट इज़ देयर डेमोक्रेसी, first is their economy, second is their military, third is their democracy, and fourth is their moral high ground. तो इकोनॉमी में चाइना इज कमिंग नेक टू नेक, इट्स एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंड्स द ग्लोबल मार्केट बेटर की वो करेंसी को लेके फाइट है, तो अमेरिका इज नॉट कंफर्टेबल। मिलिट्री में वो अभी भी दुनिया में किसी भी दूसरे देश से बहुत आगे हैं। तीसरा उनके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड था, उनकी डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी दम भरते थे और यहाँ पे फ्रैक्चर्स आने लग गए। जो 6 जनवरी को कैपिटॉल पे देखा, ऐसा अमेरिका ने पिछले 100 सालों से ज़्यादा समय में कभी नहीं देखा था, कि कैपिटॉल पे आग लग जाए। वो लास्ट टाइम हुई थी ब्रिटिश इन्वेजन 1814 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुछ 106 साल पहले। और अब इस घटना के साथ वो मॉरल हाई ग्राउंड टूट गया। तो मैं डिवाइडेड स्टेट्स पहले हफ्ते से ही कह रहा था और कई लोगों ने बाद में बताया, आपके यहाँ एक बहुत बड़े पत्रकार है फरीद ज़कारिया, उन्होंने तो पूरी सीरीज़ चला दी अब, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सीएनएन पे। वो अब चला रहे हैं, मैंने 4 महीने पहले कहा था, पर यू तब आर राइट। शायद कई लोग हँस रहे थे। जी, जी। तो मैं राजनीति को छू भर रहा हूँ, हालाँकि किताब आपकी राजनीति को लेकर है, पर मुझे लगता है इसमें और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, क्योंकि हम चुनाव से कुछ साल दूर भी चले जाएँ, तो भी इस किताब में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको जीवित रखेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि इस किताब में आपने अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं और क्या इलेक्टोरल है और कैसे राज्य से कितने प्रतिनिधि जाते हैं, ये सारी जानकारी भी सहज रूप में दे दी है। और अम, हो सकता है मुझे ऐसा लगा, लेकिन और पाठकों को भी ऐसा लगेगा कि एक पाठक के साथ मैत्री करने वाली जो कला है, वो हर लेखक के पास नहीं होती है, जो कि अविनाश कल्ला के पास है। और उसका और अधिक उपयोग होना चाहिए। पर इसमें विशेष करके एक प्रसंग और मुझे याद आता है, जिसमें आपने एक अमेरिकी है जिसने आपको गांधी कहकर संबोधित किया और फिर उसने जी। गांधी जी की तारीफ की। और तो उसमें एक दार्शनिक तत्व भी है, लेकिन उसमें एक ऐसी चुहलबाजी सी, और वो बहुत ही सुंदर लिखा गया है। उसके बारे में भी कुछ बताएँ? ये बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ था जैसा लिखा गया है। इसलिए अगर उसमें कुछ भी अच्छा है तो वो उस पल की खासियत थी। ये रूट 66 पे हम लोग थे। द फेमस रूट 66 जिस पे हॉलीवुड के कई सॉन्ग्स और मूवीज़ पिक्चराइज़ हुए हैं। तो हम उस हाईवे पे थे, हमने फिलिंग स्टेशन से गैस भरवाई और उसके ठीक आगे ये व्यक्ति खड़ा था। तो मेरे जो दोनों साथी थे उन्होंने घोड़े पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाई और वो $5 की फ़ोटो खींच रहे थे।
तो उसने मुझसे भी कहा तुम चढ़ो, तो मैं चढ़ा नहीं। तो उसको बड़ा अजीब लगा, या तो उसे अपने $5 जाते दिख रहे थे, या उसे लगा ये कैसा, तो उसने मुझे कई बार चिढ़ाया। तो अंत में उसने मेरे पे एक टॉन्ट कसा कि रियल मैन प्ले विद गन्स एंड हॉर्सेस। तो मैं उससे थोड़ा दूर हुआ और मैंने अपना मास्क हटाया। मैंने कहा लिसन, इट्स नॉट अबाउट गन्स एंड हॉर्सेस, इट्स जस्ट अबाउट वंस प्रेफरेंसेस। तो वो जो मुझसे खफा हुआ था, उसने मेरी शक्ल जब देखी तो उसने कहा कि इफ योर मुस्टैच इज ऑफ द कलर ऑफ माय हेयर यू विल लुक लाइक महात्मा गांधी। एंड दैट सरप्राइज मी। मैंने कहा यार इसको महात्मा गांधी पता है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बाकी सारी बातें छोड़ो, और मैंने उससे एंगेज करना शुरू किया। तो उसने कहा कि आज के युग में अगर आप गांधी को नहीं जानते तो आप जरूर किसी गुफा में रहते हैं। और फिर हमारी बातचीत हुई और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे इस बात की वो भी हुई कि गांधी जी को शायद हमारे यहाँ आज उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन मैं विदेश में जहाँ पे भी गया हूँ, लोग उन्हें बड़ी इज़्ज़त से देखते हैं और बहुत सलीके से याद करते हैं। So I think the world remembers Gandhi better than what we do today, and that's the sad part of it. मैं अभी ना वो आपने इसमें जगह-जगह फ़िल्मी गीतों का उल्लेख किया है, तो मैं वहाँ हूँ ज़िंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया जहाँ गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो। तो आपने कहा सैड पार्ट है, तो अब ये पार्ट है, लेकिन लेकिन इस पार्ट को लेके आगे चल रहे हैं। तो जी, चलते-चलते जो किताब आपकी आई उसका पहला जो संस्करण है, वो हाथों-हाथ लिया गया और दूसरा जी। संस्करण आ रहा है, तीसरा भी आने के रास्ते में हो जाएगा। तो क्या रिस्पॉन्स खास करके द्रोण और अकील जो कि आपके साथ-साथ इसके मुख्य पात्र माने जाएँ या जिन 3 मित्रों को लेकर ये अमेरिका 2020 पुस्तक एक बँटा हुआ देश आगे बढ़ती है, उन 3 मित्रों में एक तो हमसे मुखातिब हैं, बाकी दोनों के जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, वो बिना किसी लाग लपेट के बताइए द्रोण ने क्या कहा, अकील ने क्या कहा? ईमानदारी से दोनों ने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है। तो तो उन्होंने कहा जब हमने ये जर्नी आपके साथ कर ली, तो अब इसमें पढ़ना क्या है? तो मुझे लगता है अ, ये इंटरव्यू वो देखेंगे और वो प्रेरित होंगे क्योंकि किताब पढ़ने लायक है इसलिए पढ़ना है। पर वो इस किताब का हिस्सा रह चुके हैं। आई थिंक उन्होंने वो जर्नी क्रॉस कर ली है, तो उनके लिए इसमें कोई ऐसी रेवलेशन नहीं है। और आपने बात करी कि इसको एक वीव किया गया है या एक पिरोया गया है एक फॉर्मेट में, तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे जहन में थे कि क्या होता है, क्यों है, क्या है, कैसा है। तो जैसे जैसे मैं इनके आंसर्स लेता गया, मैं वैसे वैसे लिखता गया। और मैंने पूरी किताब स्टार्ट टू एंड तक, अभी भी मैं आपको कहूँगा, मुझे हर चैप्टर याद है, मुझे हर किस्सा याद है, पर मैंने शुरू से एंड तक किताब एक फ्लो में अभी तक नहीं पढ़ी। अच्छा, मैंने ये काम किया भाई पहले से अंतिम तक फ्लो में पढ़ी है और अभी मेरे सामने आपका एक 118वां पेज है जिसमें एक 17 साल का मैं भी जो खोल लेता बच्चा हूँ। है जी, जी, जो 17 साल का बच्चा है वो स्काई उम्र से ज़्यादा संजीदा दिखा उसके स्काई बारे में आप लिखे। टाइलर, जी, जी, जी। स्काई टाइलर। हाँ, तो हाँ, उसके साथ जो आपका संवाद है, उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं। जी। वो वो भी कहीं न कहीं जो अमेरिकी समाज है, उसका वो परिचय पाठक तक पहुँचाता है जो शायद उसको और कहीं मिले नहीं। जी। अ, अ, ये मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं इतना ट्रैवल कर पाया, और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज़ डेडलाइन के। ये एक एक्सप्लोरेटरी फॉर्म था मेरे लिए। तो मैं हर ऐसे किरदार से रुक के बात करता, क्योंकि मेरा ये मानना है हर व्यक्ति की एक कहानी है। उसको देखने और सुनने जितना समय चाहिए आपको। तो स्काई टाइलर से जो मेरी बात हुई वो भी बिल्कुल ऐसे हुई, हम कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके और मैं अंदर जाके देखता हूँ कि एकदम 17-18 साल का लड़का है और वो अकेले बैठा है, पर वो मोबाइल वगैरह से नहीं खेल रहा। ये बड़ी जिज्ञासा थी। आजकल कोई भी अपना मोबाइल हैंडसेट 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। आप और मैं हमेशा अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। और जब कोई ना हो काम पे तो आप कैसे? तो उसने कहा वो कैमरा मुझे देख रहा है। इफ आई डू इट आई विल बी पेनलाइज्ड। तो हमने कहा ठीक है, मैं आपसे कॉफ़ी ले रहा हूँ, पर हम बात तो कर ही सकते हैं। तो एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, मैंने उसके शौक पूछे। वो म्यूज़िक प्ले करना चाहता है, वो न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता है, एंड देन ही टेल्स द स्टोरी अबाउट हिज़ फादर।
और वो एक चीज़ आपको बयाँ करती है कि चाहे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों ना हो या वो भारत जैसा देश क्यों ना हो, इस महामारी ने सबको एक ही तरीके से इफ़ेक्ट किया है।